हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं फिर आ गया हूँ आपके बीच अपने जो डिस्कसिंग टॉपिक चल रहा था उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि एक फिगर आप देख रहे हो यहाँ पर, आपको फिगर से आइडिया लग गया होगा कि हम लोग आज क्या डिस्कस करने वाले हैं अपने इस डिस्कशन प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ, आज हम लोग साइक्लोट्रॉन के बारे में पढ़ने वाले हैं। साइक्लोट्रॉन होता, बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं मन में, अरे यार ये होता क्या है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये सब सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको यहीं पे मिलेगा। लेकिन उससे पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके नेक काम जरूर कर दीजिए। जो रेड कलर का बटन दिख रहा है उस पर टन से उंगली दबा दीजिए, जिससे जो मैं वीडियो डालता हूँ वो आपका आसानी से आप तक पहुँच सके। ठीक, अब मैं चलता हूँ अपने सीधे टॉपिक पर। साइक्लोट्रॉन का वर्ड सुनते ही सबसे पहले ये मन में ख्याल आता है, ये होता क्या है। साइक्लोट्रॉन एक ऐसा भैया डिवाइस होती है जिसके जरिए हम लोग पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करते हैं। ओनली ध्यान दीजिएगा, वी कैन एक्सेलरेट ओनली पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। इससे हम नेगेटिव या न्यूट्रल पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं कर सकते। सारे क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। आप सोचो क्यों नहीं कर सकते, सारे क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो पूरा देखिए, स्किप मत करिएगा। तो साइक्लोट्रॉन एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके जरिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात पे आती है कि इसको बनाया किसने। दो साइंटिस्ट थे, एक थे आपका लॉरेंस और एक थे आपका लिंगस्टन। ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने ही इस डिवाइस को बनाया था। क्लियर। अब आते हैं कि किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है ये भैया। ये आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है। ये डिवाइस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है विद द हेल्प ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर। ये जो लगा हुआ है यहां पर, अभी मैं इसको भी एक्सप्लेन करूंगा। हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर की हेल्प से ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है। और यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो चार्ज पार्टिकल के मूव करने की डायरेक्शन से परपेंडिकुलर पे होती है। मतलब अगर ये नीचे की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की है तो चार्ज पार्टिकल ऐसे एंट्री करेगा उस रीजन में 90 डिग्री पर। ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल होता है। अब आते हैं सबसे पहले इसके इस कंस्ट्रक्शन पे, इसमें क्या क्या चीजें लगी हुई हैं। सबसे पहले भैया दो मैग्नेट हैं, ये नॉर्थ एंड साउथ दो पोल हैं, मैग्नेट है। यहाँ पर ये दो आपके डी शेप में कुछ दिख रहा होगा, इनको बोलते हैं डीज। इनको बोलते हैं डीज। ये इवैक्यूएटेड डीज होती हैं भैया। ठीक है, बीच में जिस पार्टिकल को हमको एक्सेलरेट करना होता है वो दोनों डीज के बीच में पी पॉइंट पर प्लेस कर दिया जाता है। ये दोनों डीज एक दूसरे से हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर से जुड़ी होती हैं। हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर से जुड़ी होती हैं। ये हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर 10 की पावर 4 वोल्ट और 10 की पावर 7 हर्ट्ज पर ऑपरेट होता है। ध्यान दीजिए, ये इसकी वैल्यूज होती हैं। यहां पर ई और एफ दो प्लेट होती हैं। यहां पर ई और एफ दो प्लेट्स होती हैं। जब ये पार्टिकल यहां पे एक्सेलरेट होता है, एक्सेलरेट होते होते अपने एक फिक्स वैल्यू पे आ जाता है जितनी हमको चाहिए, तो हम इन दोनों प्लेट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं और वो पार्टिकल यहां से निकल के अपने टारगेट पे चला जाता है। ठीक है, यहां पर जब वो निकलता है, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे वेलोसिटी फिल्टर का कॉन्सेप्ट लागू हो जाता है, तब जाके वो पार्टिकल यहां से निकल के अपने टारगेट पे चला जाता है। ठीक, अब हम लोग थोड़ा सा इसके वर्किंग पे चलते हैं। भाई साइक्लोट्रॉन होता क्या है ये पढ़ लिया, इन्होंने साइक्लोट्रॉन को किसने बनाया ये भी पढ़ लिया।
इसका प्रिंसिपल क्या होता है ये भी हमने समझ लिया, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है ये भी समझ लीजिए। अब हम लोग ये वर्किंग कैसे करता है, कैसे वर्क करता है, ये हमको देखना है। ठीक है, वर्क की थोड़ा ध्यान समझिए। इसको हटा दें, यहां पर वर्किंग पे आते हैं थोड़ा। सबसे पहले जिस पार्टिकल को भैया हमको एक्सेलरेट करना होता है वो हम यहां पर रख देते हैं या इसको प्रोड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, अब आपको हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर, आपको पता है हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर ये इस तरीके से एसी, तो यहां पर एक बार इसकी साइकिल पॉजिटिव होगी, एक बार माइनस होगी। तो मतलब क्या हुआ कि यहां पर एक बार डीज एक पॉजिटिव होगी, एक बार नेगेटिव होगी। ठीक है, और जैसे ही साइकिल चेंज होगी तो जो डी माइनस थी वो प्लस हो जाएगी, जो प्लस वाली माइनस हो जाएगी, ऐसे ये चलता रहता है। तो मान लेते हैं पहली साइकिल में जो पहली वाली डीज थी ये पॉजिटिव थी, ये है नेगेटिव। ठीक है, या ये वाली नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, किसी को भी आप कुछ भी रख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये है पॉजिटिव पार्टिकल, ये है माइनस, मतलब इस डीज पे कैसा साइन है, इस हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर ने क्या किया, पहली बार इस वाली डीज पे माइनस साइन, इस वाली पे प्लस का चार्ज डेवलप किया। अब ये चार्ज पार्टिकल कहां घुसेगा, इस वाली डीज में घुसेगा। ठीक है, मतलब चार्ज पार्टिकल अब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री करेगा। और आपको पता है कि जैसे कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री पे इंसर्ट होता है तो उसका पाथ कैसा हो जाता है भैया, जल्दी से जल्दी बताइए कमेंट करके। जी हाँ, उसका जो पाथ है सर्कुलर हो जाता है। तो यहां पर ये क्या करेगा, अपने पाथ को सर्कुलर शेप में कन्वर्ट कर लेता है। ठीक, अब कन्वर्ट करके क्या होता है, उसके बाद फिर इस गैप में आ जाता है। जैसे ही गैप में आता है वैसे ही ये क्या करता है, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर फिर से साइकिल के ये डीज के साइन चेंज कर देता है। अब माइनस इधर आ जाएगा, प्लस यहां पे आ जाता है। तो ये क्या करेगा, और तेजी से ये जितनी बार डीज में घुसेगा उतनी ही उसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाती है, ये धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। यहां पे बस एक कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि इस पार्टिकल के द्वारा एक डीज को क्रॉस करने में जो समय लगता है वही समय हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर के द्वारा डीज के साइन चेंज करने में होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि 2 सेकेंड में हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर करता क्या है, डीज के साइन चेंज कर देता है, इसी साइकिल के साइन चेंज हो जाते हैं। तो 2 सेकेंड में वो पार्टिकल इस गैप में ही आना चाहिए, ये कंडीशन मस्ट है। अगर ये कंडीशन मस्ट वहां पे सेटिस्फाई नहीं हुई तो फिर हम इस पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब 2 सेकेंड में साइन चेंज हो जाएंगे, तो 2 सेकेंड वो पार्टिकल इस गैप में ही होना चाहिए। इस गैप में इंटर किया, 2 सेकेंड में यहां पे आ जाए, फिर इंटर किया, 2 सेकेंड में यहां पे आ जाए, तो वो टाइम फिक्स होना चाहिए। ठीक, क्लियर। तो इस तरीके से पार्टिकल एक्सीलरेट होता रहता है। जब हमको जरूरत होती है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके हम उसको टारगेट पर भेज देते हैं, इतनी इसकी वर्किंग हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इससे हम चाहे जितना एक्सेलरेशन दे दें, नहीं, इसकी भी लिमिट होती है। अब हम बढ़ते हैं आगे आपके क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए कि किसमें भाई सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, इसको उसकी रेडियस होगी कुछ ना कुछ, तो कुछ ना कुछ रेडियस होगी। देखते हैं, एक जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री करता है तो उस पर फोर्स लगता है F = QVB sin थीटा, ये भैया हमको पहले से पता है। और 90 डिग्री पे इंसर्ट हो रहा है तो थीटा कितना हो गया, 90, यहां रख देंगे तो F = QVB हो जाएगा। ठीक है, Q क्या है, उस पार्टिकल पे चार्ज, V क्या है उसकी वेलोसिटी, B क्या है मैग्नेटिक फील्ड। अब ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चल रहा है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r, ये तो उसको चाहिए, क्योंकि अगर ये हम नहीं देंगे तो वो सर्कुलर पाथ पे मूव नहीं करेगा। तो उसको ये फोर्स प्रोवाइड करा कौन रहा है, ये चीज। तो यहां पर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड,
तो क्या हो जाएगा क्यू वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपान आर। आर इज इक्वल टू क्या आ गया एम वी अपान क्यू बी। ठीक है, ये आ गया भैया फॉर्मूला कि सर्कुलर पाथ की जो रेडियस होगी क्या होगी आर इज इक्वल टू एम वी अपान क्यू बी। मतलब जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे रेडियस भी उसकी बढ़ती चली जाएगी। क्लियर, ये भैया आपका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब जरा हम एक चीज निकाल लेते हैं, यहां पर एक डीज को क्रॉस करने में लगा समय निकाल लेते हैं, देखते हैं समय किस किस पे डिपेंड करता है। तो हमको टाइम निकालना है, एक डीज को क्रॉस करने में टाइम, तो स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी होगी, यहां से यहां देखिए पूरा हो गया सरकमफ्रेंस, आधा ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा पाई आर अपॉन स्पीड वी, वी स्पीड से चल रहा है। आर की वैल्यू ये पुट कर दीजिए, तो टी इज इक्वल टू पाई अपॉन वी एम वी अपॉन क्यू बी, वी से वी कैंसिल आउट, टी इज इक्वल टू पाई अपॉन बी और क्यू अपॉन एम, ये ऐसे लिख दिया। ये हो गया डीज को क्रॉस करने में लगा समय। यहां लिख देंगे टाइम टेकन इन क्रॉसिंग अ डी। ठीक है, एक डी को क्रॉस करने में लगा समय। अब जरा ध्यान से देखो जरा, यहां पर पाई कांस्टेंट, बी कांस्टेंट, क्यू अपॉन एम ये तो रेशियो हो गए, तो पहले से ही कांस्टेंट हो गया। तो क्या डीज को क्रॉस करने का समय जो है वो कांस्टेंट है? और अभी मैंने बताया था कि ज्यादा स्पीड के पार्टिकल हम ज्यादा इसमें लिमिट, ज्यादा पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं कर सकते। ये क्या हो गई बात, इसका भी जवाब मिलेगा। तो यहां पर आपको ये मिल गया कि ये टाइम से इंडिपेंडेंट होता है, ये टाइम से इंडिपेंडेंट होता है, मतलब उसको जितना टाइम यहां पे डिस्क को क्रॉस करने में लगा होगा उतना ही आपको यहां पे लगेगा। ठीक, क्लियर है यहां पर, मतलब टाइम जो है वो एक डिस्क को क्रॉस करने में जिसको टाइम लग रहा है वो क्या है, कांस्टेंट है, टाइम कभी भी कम ज्यादा नहीं हो रहा है। क्लियर, जब ये घूम रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी। जरा काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं, देखो जरा यहीं से देख लेते हैं, यहां से क्यू वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, तो एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू वी बी आर। ठीक, कुछ इसको हाफ से मल्टीप्लाई करो, हाफ से इधर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, आर की वैल्यू ये यहां पुट कर दो, तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ क्यू वी बी, और आर की वैल्यू पुट कर देते हैं, नहीं वैल्यू पुट करने कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा आर। तो ये हो गई हमारी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब अगर वैल्यू पुट भी कर दोगे तो उससे कोई दिक्कत है नहीं। आप सोच रहे हो सर क्यों नहीं पुट कर सकते, लो भैया हम आपका कहा भी कर देते हैं, वैल्यू भी पुट कर देते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख देते हैं काइनेटिक एनर्जी हो गई, हाफ क्यू वी बी एम वी अपान क्यू बी। ठीक है, आप क्यू बी कैंसिल आउट, और फिर वो क्योंकि वैल्यू पुट कर देंगे तो वही का वही फिर से वही आ जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि यहीं से तो फॉर्मूले निकला था वो, ठीक है, इसलिए हम इसको यहाँ पर पुट नहीं करेंगे, ये मैंने आपको करके दिखा दिया, क्योंकि जैसे आप आर की वैल्यू पुट करोगे तुरंत वो फिर से हाफ एम वी स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आ गई वैल्यू भैया आपकी काइनेटिक एनर्जी उस पार्टिकल की। ठीक है, अब यहां पर ये अगर रोटेट कर रहा है, आपने रेडियस निकाल ली, टाइम निकाल लिया,
उसकी एनर्जी निकाल ली, उसकी फ्रीक्वेंसी भी तो होगी क्योंकि सर्कुलर पाथ पे चल रहा है। देखो भैया, R इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी, ठीक। तो यहां से V इज इक्वल टू क्यू बी आर अपॉन एम, और V इज इक्वल टू होता है भैया आर ओमेगा क्यू बी आर अपॉन एम, क्योंकि V इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, ये आपको पहले से पता है। अब यहां से R से R कैंसिल, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन एम। एक तो भैया फॉर्मूला ये आ गया, और इसको भी नाम बताएंगे, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं साइक्लोट्रॉन एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ध्यान दीजिएगा, इसका नाम होता है साइक्लोट्रॉन एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्लियर? इसको थोड़ा सा इधर हटा देते हैं क्योंकि इधर अब इसका काम ही नहीं है, ठीक। अब यहां पर हमको पता है ओमेगा इज इक्वल टू 2πf होता है, ये वैल्यू यहां पुट कर दें, क्या आएगा 2πf इज इक्वल टू क्यूबी अपॉन एम। तो एफ वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पर, एफ हो जाएगा क्यूबी अपॉन 2πm, ठीक। ये भैया आपका जो फार्मूला आया उसको बोलते हैं साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी या मैग्नेटिक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, और ये आपका इंपॉर्टेंट है। पूछा कैसे जाता है, कहेगा साइक्लोट्रॉन होता क्या है, एक्सप्लेन करो विद वर्किंग, और लास्ट में क्या लिख देगा, आल्सो एक्सप्लेन साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी या मैग्नेटिक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि इसी को ही बोलते हो साइक्लोट्रॉन रेजोनेंस, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी या मैग्नेटिक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। क्लियर? चलो, अब हम लोग, ये हो गया हमारा साइक्लोट्रॉन। अब यहां से चाहो तो टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो, क्योंकि एफ इज इक्वल टू क्या होता है 1/t होता है। तो यहां से t इज इक्वल टू 2πm अपॉन क्यूबी भी आप निकाल सकते हो, वो तुरंत 1 मिनट का भी काम नहीं होता, ठीक है। ये हो गया भैया साइक्लोट्रॉन होता क्या है, फंक्शनिंग क्या होती है, और कैसे उसमें फॉर्मूले हम लोग निकालते हैं, कोई कठिन नहीं है। अब इसके थोड़ा सा हम लिमिटेशन समझ लेते हैं। मैंने कहा ना आपको हर क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। अब हम इसकी लिमिटेशन समझ लेते हैं। देखो भैया इसकी लिमिटेशन, सबसे पहले लिमिटेशन जो है, वी कैन नॉट एक्सेलरेट द पार्टिकल अप टू अ सर्टेन लिमिट। हम एक लिमिट से ज्यादा उसको हम ज्यादा एक्सेलरेट नहीं कर सकते। कैसे? अब देखो जरा, जब हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ेंगे तो यहां पर एक फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। एम नॉट होता है रेस्ट मास, v होता है वेलोसिटी, और c होता है लाइट की स्पीड, ठीक है। उसके बाद अभी हमने फॉर्मूला निकाला था टाइम का कि स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड क्या थी v, ठीक है। तो हमने फिर यहाँ पे r की वैल्यू रख दी थी, पाई अपॉन v, r की वैल्यू क्या थी mv अपॉन qb, v से v कैंसिल हो गया था, पाई अपॉन qb, और ये m था, ठीक। ये m यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो t इक्वल टू पाई अपॉन qb m नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक है। अब ये भैया आपका मेन फॉर्मूला बना। अब देखो जैसे जैसे पार्टिकल की स्पीड बढ़ेगी, धड़ाधड़ स्पीड बढ़ती जाएगी,
इस फॉर्मूले से दिख रहा है कि जैसे जैसे v बढ़ेगा वैसे वैसे t भी बढ़ेगा। भैया ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं, यहाँ पे 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा ये वाला बात। तो जैसे जैसे v बढ़ेगा वैसे वैसे टाइम भी बढ़ेगा। ठीक भाई, हम पार्टिकल का टाइम तो बढ़ा सकते हैं, फार्मूले ने कह दिया टाइम बढ़ेगा, लेकिन हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर तो फिक्स है, वो उतने टाइम के बाद एसी की साइकिल को चेंज कर देगा। जब मान लिया ये 2 सेकेंड में साइकिल को चेंज करता है और इसका टाइम हो गया 3 सेकेंड, तब तो भैया वो किसी ना किसी डीज के अंदर ही होगा, इसकी साइकिल चेंज हो जाएगी। अब जैसे ही साइकिल चेंज हुई तुरंत वो एक्सेलरेशन जो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा उस पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं कर सकते, वो यहाँ से क्लियर है। ओके, अब आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा है कि हम नेगेटिव पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव पार्टिकल का जो मास है नेगेटिव से ज़्यादा होता है। ठीक है, नेगेटिव का कम होता है। जब हल्के पार्टिकल को इतने वोल्ट या फ्रिक्वेंसी पे हम एक्सेलरेट करते हैं तो उनकी स्पीड बहुत जल्दी बढ़ जाती है। ठीक है, तो वो जो टाइम गैप मेंटेन होना चाहिए वो मेंटेन नहीं हो पाता, इसलिए हम लोग हल्के पार्टिकल को मतलब नेगेटिव पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं कर सकते। तीसरा एक और रीजन है इसका, हम न्यूट्रल पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं कर सकते। क्यों? देखो भैया, यहाँ पे पॉजिटिव रखा था, इस डी पे नेगेटिव आया, तभी तो घूम के इसके अंदर गया। अब न्यूट्रल अगर यहाँ रख देंगे तो चाहे यहाँ नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, अपनी जगह से हिलेगा ही नहीं, ये अपनी जगह से हिलेगा ही नहीं। जब हिलेगा नहीं तो फिर हमारा इस एक्सेलरेशन का कोई मतलब ही नहीं हुआ। ठीक है ना? तो ये हुआ भैया हमारा साइक्लोट्रॉन का पूरा एक्सप्लेनेशन कि साइक्लोट्रॉन होता क्या है, किसने बनाया, प्रिंसिपल क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, कैसे वर्किंग करता है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, रेडियस उस सर्कुलर पाथ की क्या है, क्या एक डीज को क्रॉस करने में समय कितना लगता है, लिमिटेशन क्या है, विद एक्सप्लेनेशन में लिमिटेशन को भी एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में भी इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक वायर अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, एक प्लेट अगर रखी है उस पर टॉर्क कितना लगेगा, ये सारे टॉपिक हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर जिन्होंने अभी तक उस मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जल्दी जल्दी जा करके उस रेड कलर में जो बटन इसको टक से दबा दीजिए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए, जिससे मैं जो भी वीडियो आपको डालता हूँ तुरंत नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप मेरी इस वीडियो से बेनिफिट हो सके। और आपको लगता है कहीं पर पूरा वीडियो देखने पर कहीं लगता है इस भैया इस जगह पर नहीं समझ में आया, तुरंत कमेंट कर दीजिए, सर इस जगह पे मुझको समझ नहीं आया, मैं कैसे भी करके आप तक वो सोल्यूशन पहुंचाऊंगा। ठीक है, तो इसी साथ ही भैया आज की इस वीडियो में इतने रखते हैं। अब लोग अपना ख्याल रखिए, अपना अच्छे से तैयारी करते रहिए। इसी साथ ही फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।